नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 19 दिसंबर 2020 है, दिन है सैटरडे। दिन की शुरुआत करना चाहूँगा एक बहुत ही खूबसूरत कोट के साथ। ब्यूटी हैज़ ए लॉट टू डू विथ कैरेक्टर। कितना खूबसूरत स्टेटमेंट है। ब्यूटी हैज़ लॉट टू डू विथ कैरेक्टर। देखिए, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो इसका मतलब ये निकलता है कि ब्यूटी हैज़ ए लॉट, ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, तैयार होना, नीट रहना, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा, वे सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट हैं कैरेक्टर। थिंक अबाउट इट डियर फ्रेंड्स। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आज सैटरडे हैं तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो द हिंदू न्यूज़पेपर ने इस पूरे वीक में कवर नहीं किए हैं, उनको आपके साथ डिस्कस किया जाए। ये चारों के 4 आर्टिकल्स आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो है ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके बारे में है। सेकेंड इज़ अबाउट टू से सॉरी, ये तबलीगी जमात के साथ जुड़ा हुआ है। फिर मेरी टाइम कमांड, ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और इंडिया बांग्लादेश के ऊपर एक पायोनियर का आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक गुड न्यूज़ है, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर बिग क्रिसमस सेल चल रहा है। 25 दिसंबर तक ये हेवी डिस्काउंट आपको मिलेगा। बिग क्रिसमस सेल के साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे स्मार्ट कोर्सेज के साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो डाउनलोड करें स्टडी आई क्यू का मोबाइल एप्लीकेशन। इंडियन डिप्लोमेसीज क्लाइमेट टेस्ट। ये फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। टेररिज्म नंबर 2 पर आ सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू बी नंबर 1। टेररिस्ट भी इससे अफेक्ट होंगे, राइट। हर कोई, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं और निर्जीव वस्तुओं को भी टच करने वाला ये टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी सारी बर्बादियां हो रही है, राइट। बहुत सारी जगहों पर लोगों को अपने घर, अपना जो एक रीजन है उसको छोड़कर दूसरे रीजन की तरफ जाना पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ के बहुत सारे देश के लोग जो हैं वो अपना देश और सारी चीज़ें छोड़कर मेडिटरेनियन सी में डूबने का रिस्क लेकर यूरोप जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है। ऑस्ट्रेलिया की बात हमने द हिंदू में की थी, नॉट डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिस्ट, लेकिन द हिंदू में हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी। लास्ट ईयर 2019 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही भयानक आग लगी, और इस साल भी वहाँ पर कुछ जगहों पर आग हमें देखने को मिली है। फिर बहुत सारे साइक्लोन्स और फसल बर्बाद हो जाना, ज़्यादा बारिश होना, बारिश का ना होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे अब काफ़ी विजिबल होने लगी हैं, और आज हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर ब्रेक नहीं लगाई। और इन सारी चीज़ों के ऊपर ब्रेक लगाने के लिए हमें हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर ब्रेक लगानी पड़ेगी। इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूरी दुनिया, सारी दुनिया के जितने भी देश हैं, छोटे बड़े, ख़ास करके बड़े देशों को तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी करतूतों की वजह से छोटे छोटे आइलैंड देश जो हैं वो डूबने लगे हैं। तो ग्लोबल डिप्लोमेटिक एजेंडा जो है ये क्लाइमेट चेंज की तरफ, क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगा है। आने वाले टाइम में अलग अलग देशों के बीच में जो डिस्कशन होगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी क्लाइमेट क्राइसिस। उसके लिए भारत की डिप्लोमेसी, हमारी जो फॉरेन सर्विसेज हैं, उसको अपने आप को इस बदलाव के लिए तैयार कर देना चाहिए। ये आर्टिकल लिखा है सैयद अकबरुद्दीन साहब ने। वो रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं, यूएन में भारत को रिप्रेजेंट करते थे, पहले भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पीकर भी थे। उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल हैं। न्यूमरस कन्वेंशनल डिप्लोमेटिक इश्यूज लूम ऑन इंडियाज होराइजन। बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस भी हमें फेस करने हैं, ऊपर से क्लाइमेट क्राइसिस। एक तो चाइना का इश्यू, फिर यूएसए में नई सरकार आई है तो उनके साथ हमें एडजस्ट होना पड़ेगा, उनके साथ नया ट्यूनिंग बैठाना पड़ेगा। देन वी हैव
हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करना। आज बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक देखने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन, इंडिया और यूके के बारे में आई थिंक हमने कल बात की थी या फिर परसों, आई थिंक कल बात की थी। तो ये भी आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और डेवलपिंग देशों के साथ भी उनकी मदद करनी है, उनको भी ज़्यादा डेवलपिंग की तरफ, ये डेवलपिंग की राहत पर और डेवलप्ड नेशन की तरफ हमें लेकर जाना है। तो भारत एक इम्पोर्टेंट देश है इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। अब क्लाइमेट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपने जॉन कैरी का नाम सुना होगा। ओबामा के टाइम पर जॉन कैरी जो हैं वो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और जॉन कैरी जो हैं वो उनको एक नई पोस्ट यूएसए ने कंडक्ट की है। यूएसए के जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, तो उन्होंने जॉन कैरी के लिए, या नॉट जॉन कैरी के लिए लेकिन एक यूएसए के लिए एक नई पोस्ट उन्होंने क्रिएट की है, स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट। और जॉन कैरी को अपॉइंट किया गया है। पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो उसमें यूएसए पार्ट ले, और बहुत सारा काम जो है वो जॉन कैरी ने किया है। और जॉन कैरी की अपॉइंटमेंट जो है, जॉन कैरी ने ये कहा है कि अमेरिका विल सून हैव ए गवर्नमेंट दैट ट्रीट्स द क्लाइमेट क्राइसिस एज द अर्जेंट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इट इज़। क्लाइमेट क्राइसिस एक प्रकार की आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, और यूएसए जो है वो इसको ऐसे ही ट्रीट करेगा। तो यूएसए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा क्लाइमेट चेंज को। ये दुनिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लेता है, और यूएसए जैसा देश जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस वाइज काफ़ी आगे हैं, तो इट विल क्रिएट ए गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट। अभी वर्चुअल क्लाइमेट एम्बिशियस समिट हुई, और हमने इसके बारे में भी डिस्कशन की थी, आई थिंक हिंदू में की थी, सॉरी आई एम मिक्सिंग इट अप। तो यूके, फ्रांस, यूएन, यूके, फ्रांस सभी ने मिलकर एक मीटिंग कंडक्ट की। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी इस मीटिंग में पार्ट लिया। वर्चुअल मीटिंग थी, दुनिया को हमने एड्रेस किया। 125 से भी ज़्यादा देश जो हैं वो कमिटेड है कि बाय 2050 तक वो नेट ज़ीरो कार्बन बन जाएंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का कार्बन जो है वो एमिट नहीं करेंगे। रिन्यूएबल सोर्स ही सारी चीज़ों को ड्राइव करेगा। चाइना ने भी एक लक्ष्य रखा है 2060 का, और शायद उससे पहले भी चाइना इसको अचीव कर ले, लेकिन इट्स नॉट बैड, राइट। 2060 इज़ नॉट बैड फॉर चाइना, आई वुड से 2055 50 का भी रखना, लेकिन आई थिंक उन्होंने सोच समझ कर रखा होगा। एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू मच इनटू चाइना ने ये 2060 क्यों तय किया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ G20 देश जो हैं वो भी ऑन बोर्ड आ चुके हैं, और 38 ऐसे देश हैं जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसीज डिक्लेयर कर दी हैं। क्लाइमेट इमरजेंसीज यानी कि जब तक वो कार्बन न्यूट्रल नहीं होते तब तक वो क्लाइमेट इमरजेंसी मोड में रहेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। देर आए दुरुस्त आए। 63% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस वुड हैव एग्रीड टू कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट्स। जब तक यूएसए ऑन बोर्ड आएगा तब तक लगभग 63% जितने ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आ चुके होंगे। भारत की बात करें तो भारत एक ओवर अचीवर है, यानी कि हमने जो NDCs प्रॉमिस किए थे उससे भी ज़्यादा हम अचीव करेंगे, और इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अलग अलग देशों के साथ मिलकर काम करें। यूरोपियन यूनियन एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म तैयार कर रहा है। तो ये बताया जाता है कि फ्यूचर में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं यूरोप के उन देशों के साथ मजबूत होंगे जो क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ उस प्रकार के रिलेशनशिप डेवलप किए जाएंगे। भारत ने एक एपेक्स कमेटी गठित की है, इसका नाम है AIPA, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। इसमें 14 मिनिस्ट्रीज़ के बीच में तालमेल रहे, दूसरे बिजनेसेस और स्टेक होल्डर्स का कोऑर्डिनेशन करके ये AIPA जो है वो टारगेट अचीव करने में भारत सरकार की या फिर भारत की मदद करेगी। और USA, EU, फिर ब्रिक्स देश हैं, फिर दूसरे ऐसे देश हैं, इनके साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है। भारत को जिन देशों से हमें टेक्निकल सपोर्ट मिल सके, जिन देशों से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, ये सारी चीज़ों का एक डिप्लोमेसी जो है वही रास्ता निकाल सकती है, और डिप्लोमेसी के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी टू
to attract funds, to attract technology. ये सारी चीज़ें अब डिप्लोमेट्स हमारे देश में इवेंचुअली तो दूसरे देश के साथ डिप्लोमेट्स ही बात करते हैं, तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ चुकी है. आई थिंक कहीं ना कहीं हम इसके लिए तैयार भी थे, पता था कि ये आज नहीं तो कल होने ही वाला है, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि जो जो ये दुनिया का जो व्हील है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये मोशन में आ चुका है. अब इसमें हमें एक दिख रहा है कि अब देश जो है सीरियसली इसके ऊपर एक्शंस लेने लगे हैं. तो इट्स अ गुड थिंग. और दुनिया जो है ये क्लाइमेट के टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगी अगर भारत इसमें एक्टिवली पार्ट ना ले तो. और अगर भारत इसमें एक्टिवली पार्ट नहीं लेगा तो दुनिया के साथ साथ भारत का भी नुकसान होगा. लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करेगा, भारत इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्ट करेगा. एंड लेट्स होप कि हम सारे अपने टारगेट्स को अचीव भी कर लें. डियर फ्रेंड्स, लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल. लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. से सॉरी. तबलीगी जमात जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहे. बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स ने उनको बहुत ही नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया था कोविड-19 के टाइम पर. और भारत सरकार ने 950 फॉरेन नेशनल्स जो हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया. उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि आपने जानबूझकर ये कोविड-19 जो है उसको, ये कोरोना वायरस को आप फैला रहे हैं, आपकी वजह से ये फैला हुआ है, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये 950 जो लोग हैं उसमें से 900 लोगों ने ये कहा कि वो बाहर से आए हुए थे. उन्होंने कहा कि चलो हम मानते हैं कि हमारी गलती हो गई, जो भी पेनल्टी पे करनी है वो ले लीजिए एंड हमें जाने दीजिए, हमें आपके देश में ये कोई मुकदमा नहीं लड़ना है. 44 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये सरासर गलत बात है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं और आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप करिए इन्वेस्टिगेशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को, on 24th August, about 3 weeks after the Supreme Court ruled that the trials be conducted in time-bound manner, a Delhi magistrate court found no prima facie evidence against 8 of the accused. ये 44 मेंबर्स जो हैं उसमें से 8 ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ दिल्ली के जो मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं उन्होंने ये देखा कि इनके खिलाफ ऐसे कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि ये लोग सुपर स्प्रेडर हैं, तो उनको जाने दिया गया. बाकी के जो 36 लोग हैं, तो ये जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हैं उन्होंने ये देखा कि ये जो 36 लोग हैं इनके खिलाफ भी ऐसे कोई एविडेंस नहीं है. इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं इसका कोई एविडेंस ही नहीं मिलता है. क्योंकि ये मीटिंग कब हुई थी? मीटिंग हुई थी 13 से लेकर 15 तारीख को. उसके 10 दिन के बाद यानी कि 25 मार्च को लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन में आया. और सरकार ने क्या किया? सरकार ने जो जो लोग यहाँ पर गए थे उनको ट्रेस किया, उनको देखा कि आप कहाँ पर हैं और फिर वहाँ से उनको गिरफ्तार किया. यहाँ पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए. नन ऑफ देम वेर प्रेजेंट एट द मर्कस ऑन द रेलिवेंट पीरियड एंड दे हैड बीन पिक्ड अप फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस सो एज टू मेलिशियसली प्रोसिक्यूट देम अपॉन डायरेक्शंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये लोग जो हैं 990 जितने 990 इज इट हाउ मच द फिगर 950. तो ये 950 फॉरेनर्स जो हैं तो इनके ऊपर मीन्स वो वहाँ पर थे ही नहीं, लेकिन उनको, ये कोर्ट का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं किसी का यहाँ पर पक्ष ले रहा हूँ या फिर किसी का विरोध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. जो चीज़ें हैं, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, आप पढ़िएगा इसको, पूरा आर्टिकल है, इसका नाम ही है से सॉरी. तो इसमें कोर्ट क्लियरली कहती है कि ये लोग वहाँ पर थे ही नहीं और आपने उनको पकड़ लिया और फिर आपने उनके ऊपर, ये मीडिया ने तो फिर उनको बहुत ही बदनाम किया. और ये स्टेटमेंट भी मैं नहीं दे रहा हूँ, राइट. औरंगाबाद बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की, अगस्त में इस बेंच ने कहा कि दे वर स्केप गोट यानी कि बलि का बकरा बनाया सरकार ने और मीडिया दोनों ने. तो सरकार को डेफिनेटली इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए. अगर हमसे कोई गलती होती है तो माफ़ी मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता है. और यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, राइट, नुकसान इन द सेंस जो इमेज का नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. ये अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ.
खास करके हमारे देश में, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश में। मैरीटाइम कमांड, ये ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है। डियर फ्रेंड्स, चाइना अब सिर्फ LAC के ऊपर एग्रेसिव नहीं है, हर जगह पर इंडियन ओशियन में भी चाइना का एग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। चाइना का एग्रेशन साउथ चाइना सी में तो है ही, अब अलग अलग जगहों पर देखिए, हम्बनटोटा में उन्होंने ये पोर्ट में वो अपनी ये नेवल शिप और सबमरीन्स को पार्क करना, ग्वादर पोर्ट है, फिर जिबूटी, फिर अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर तांजानिया में चाइना जो है वो पोर्ट बिल्ड कर रहा है। तो ये इंडियन ओशियन में भी, चाइना इंडियन ओशियन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये लिटोरल स्टेट नहीं है इंडियन ओशियन का, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनकी दखल अंदाजी, इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को लैंड, सी और एयर तीनों लेवल पर, इनफैक्ट स्पेस, ये हर एक लेवल पर हमें अपने आप को तैयार करना होगा चाइना के खिलाफ। प्रिपरेशन इज़ द की। ऐसा नहीं है कि ये प्रिपरेशन हमने की तो चलो युद्ध कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रिपरेशन करना इम्पोर्टेंट है। अच्छी बात यही है कि युद्ध ना हो, प्रिपरेशन इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। तैयारी तो आपको रखनी पड़ती है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लास्ट महीने ही 4 क्वाड के देश, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 देश हैं, USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों ने मिलकर एक मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, दोनों जगह पर, राइट। तो यहाँ पर अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल, ये पूरे तो बेसिकली इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट पोर्शन में उन्होंने, ये 4 देशों ने मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, और ये चाइना को बेसिकली डिस्टर्ब करने के लिए था, चाइना के लिए एक अनर्व या फिर चाइना को परेशान करने के लिए था, चाइना के लिए एक वार्निंग बेल थी कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपना एक्सपांशन करते जाएंगे तो हम 4 देश मिलकर आपका सामना करेंगे। ये एक प्रकार का, इस प्रकार का एक सिग्नल था। अब इंडिया जो है एक इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कमांड तैयार कर रहा है। इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कमांड में आपको वॉरशिप्स, फिर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्पेशल एम्फीबियस ब्रिगेड्स, सारी चीज़ें, मिक्स ऑफ एवरीथिंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिक्स करके एक इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कमांड, और ये बताया जाता है कि ये कर्नाटका में इसको स्थापित किया जाएगा। मैरीटाइम थिएटर कमांडर जो हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि हमारी जो 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन जो है, इनकी रक्षा करना, और इसी के साथ साथ जो सी लेन्स हैं, जो सी के हाईवेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। 19 साल पहले भारत ने अंडमान एंड निकोबार कमांड को तैयार किया, लेकिन अंडमान निकोबार कमांड में आज भी कुछ सारे इश्यूज़ हैं। एक तो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो एनवायरनमेंट और कोस्टल रेगुलेटरी क्लियरेंसेस चाहिए, उसमें सालों लग जाते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है टग ऑफ वॉर बिटवीन सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो ये भी चीज़ देश की सुरक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अंडमान एंड निकोबार के एक्सपीरियंस से हम यही कह सकते हैं कि ये जो नया मैरीटाइम कमांड, इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कमांड हम तैयार कर रहे हैं, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, और क्लियरेंसेस और ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी बेसिस पर आपको या तो हाँ या तो ना, लेकिन जो भी आंसर है वो आपको फटाफट पता चले। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब जो हैं, उनका बड़ा प्लान ये है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करना। लेकिन इंटीग्रेशन के साथ साथ ये भी है कि आर्मी की जो नीश कैपेबिलिटी है, उनकी जो खासियत है, नेवी की जो खासियत है, एयरफोर्स की जो खासियत है, वो खासियत भी बरकरार रहे, और जब चाहे हम जहाँ चाहें तीनों को एक साथ लेकर इंटीग्रेट कर सकें। तो ये एक चीज़ अचीव करने की कोशिश जो है वो चल रही है, क्योंकि आज का ज़माना, आज की सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ आर्मी से, सिर्फ नेवी से, सिर्फ एयरफोर्स से आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। आपको इंटीग्रेटेड तरीके से काम करना होगा, और जब हमारी ये सर्विसेज का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हमारी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों फोर्सेस, तीनों सर्विसेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल में काम करें। कॉलिंग बांग्लादेश,
चाइना का प्रेजेंस बांग्लादेश में भी काफ़ी बढ़ रहा है। चाइना का प्रेजेंस म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, हर जगह पर चाइना जो है उसका प्रेजेंस हमें नज़र आ रहा है, राइट। नाउ द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स कि चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कि चाइना दूसरे देशों को अपने कर्ज के शिकंजे में ले लेता है। और मैं आज जब आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ याद आ गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर थे, मैं बात कर रहा हूँ कुछ 3-4 साल हो गए होंगे इस बात को, 3-4 साल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट एंड ईयर, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि भारत और चाइना दोनों से हमें पैसे मिलते हैं, राइट। चाइना से जो पैसे मिलते हैं उसमें ये होता है कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है, इतने में इतने पैसे मिलेंगे, इतने टाइम में ख़त्म करना है प्रोजेक्ट, इसके बाहर आप एक पैसा भी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंडिया से जो पैसे मिलते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको कितने चाहिए, हम आपको इतने दे सकते हैं, ये लीजिए पैसे, आपको जैसे ठीक लगे ऐसा इसका इस्तेमाल कीजिएगा। हम आशा यही रखते हैं कि इन पैसों से आप जो प्रोजेक्ट लेंगे, इन प्रोजेक्ट से आपके देश के लोगों का भला होगा। कितना बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर या फिर आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की सरकार जानती है कि भारत जब भी किसी की मदद करता है तो दिल से करता है, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन चाइना के बारे में दुनिया के सभी देश जानते हैं कि ऐसी बात नहीं, उनका प्रॉफिट अगर ना हो तो वो फिर कुछ नहीं करेंगे। एनीवे, मैं यहाँ पर चाइना की, ऐसा नहीं है कि चाइना को नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको जो भी लगे, बट दिस इज़ रियलिटी। ऐसे है, ऐसे चीज़ें जो हैं वो काम कर रही है। इट इज़ important for India to strengthen bilateral relations and invest in mutually beneficial infrastructure that depend on a historicity of ties. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। अगर हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हैं तो ये बात अच्छी है, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप से देश के लोगों का, उन देश के लोगों का पेट जो है वो नहीं भरेगा, राइट। और अगर हमें हमारी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है तो बांग्लादेश जो है वो एक प्रकार का हमारा एरो हेड है, जो तीर है उसका हेड है, राइट। जो पॉइंट वाला पार्ट है दैट इज़ बांग्लादेश, राइट। तो ये जितना शार्प होगा उतना हमारा ये जो लक्ष्य है एक्ट ईस्ट का, लुक ईस्ट का, वो सक्सेसफुल होगा। शेख हसीना जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाइना को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। चाइना का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आ रहा है। दोनों देशों के ट्रेड जो है, बांग्लादेश और चाइना का ट्रेड भी काफ़ी बढ़ चुका है। और आज मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, कोई भी एक देश जो है वो सिर्फ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप के ऊपर बैठा नहीं रहेगा। अगर उनको नए बेनिफिट्स मिलेंगे, वो हर कोई नेगोशिएशन इसलिए करते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो, उनके देश का फ़ायदा हो, उनके लोगों का फ़ायदा हो। तो ये चीज़ भारत को समझनी है। दूसरी चीज़, एक अच्छी खबर ये है कि 55 ईयर ओल्ड 1965 में ये हल्दीबारी चिलाहटी रेल लिंक जो है वो 1965 के युद्ध के बाद इसको बंद की गई। मीन्स युद्ध टाइम पर ये बंद हुई, तब से ये बंद ही थी, लेकिन अब इसको रिवाइव किया गया। इसके अलावा दूसरी भी लाइंस ओपन की जा रही हैं, राइट। एक पेट्रापोल बेनापोल है, गीडे दर्शना, फिर सिंघबाद और रोहनपुर और राधिकापुर और बिरोल, तो ये लाइंस भी एक्टिवेट की जाएगी। इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। एक तो दोनों देशों के बीच में व्यापार जो है वो इंक्रीज़ होगा, ऊपर से स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग हमारे यहाँ से सामान जो है कोलकाता से बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक भेज पाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए भी फ़ायदा होगा। और एक दूसरी रेल लिंक है अखुरा अगरतला, तो ये अखुरा जो है वो बांग्लादेश में है और ये प्रोजेक्ट जो है ये 2021 के अंत तक ये स्टार्ट हो जाएगा। इसका फंडिंग जो है वो भारत प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो हैं ये अच्छे हैं और बांग्लादेश भी काफ़ी अच्छी स्पीड से एक्सपांड हो रहा है, ग्रो हो रहा है। अभी 2024 तक ये जो लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस है वो चला जाएगा और बांग्लादेश जो है वो डेवलपिंग देश की कैटेगरी में आ जाएगा। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपांड हो रहा है बांग्लादेश का।
लेकिन बांग्लादेश आज भी बहुत सारी चीज़ों की बांग्लादेश को रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल पावर की शॉर्टेज है वहाँ पर, और चाइना वहाँ पर 2 मेगा पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना रहा है। तो जहाँ पर हम गैप छोड़ेंगे वहाँ पर चाइना आ जाएगा। तो ये बहुत ही टफ कंपटीशन हम फेस कर रहे हैं बांग्लादेश में चाइना के साथ। और हमें इमोशन के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी को भी उतना ही वेट देना होगा। इमोशनली सारी चीज़ें हमारे पक्ष में हैं, हमने बांग्लादेश की मदद की थी, राइट। ये बांग्लादेश जानता है, वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार जानती है, और उनको हमारे प्रति रिस्पेक्ट भी है। लेकिन बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर वो ऑफ कोर्स जो भी करेगा, तो यहाँ पर इस केस में चाइना है, तो ऑफ कोर्स उनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम ये नहीं होने देना चाहते तो फिर हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये 4 आर्टिकल्स थे आज के, और बिग क्रिसमस सेल का लाभ ज़रूर उठाइएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। एंड डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपको मिलेगा इंग्लिश वर्जन ऑफ द हिंदू। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। फिर मुलाकात होगी मंडे को, तो एन्जॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।